प्रिय विद्यार्थियों, डीजे सर ने यह ठाना है आप सभी लोगों को आपके एग्जाम में सफल बनाना है। इसी उद्देश्य के साथ डियर देखिए यहाँ पर रात्रि के यहाँ पर बहुत देखिए आज यही रात अंतिम यही रात बारी है, लेकिन आपके लिए आज जबरदस्त तरीके से हो रहा है काम। 22 फरवरी 2024 को देख रहे हैं आप, 21 बज के आपका 18 मिनट हो रहा है। लेकिन डियर आप सभी लोगों के लिए कंटेंट तैयार है और रेडी है। मैं बता रहा हूँ कि डियर जब पढ़ाने वाला आपको जाग सकता है तो आप पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाग सकते, ठीक है। आप श्रम क्यों नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन अगर 6 घंटे की जगह आप 2 घंटे 3 घंटे सो जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। आप सही रहेंगे और ये मतलब ये कंफ्यूजन कि नहीं, आप फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रहेंगे, ठीक है। डिस्टेंस 3 घंटे का नींद बहुत पर्याप्त होता है ऐसी सिचुएशन में। तो आप लोग स्टडी जम कर कीजिए और लगे रहिए अभी डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए खुद आज जो है परिश्रम कर रहा हूँ, श्रम कर रहा हूँ और कंटेंट पूरा का पूरा डिस्टेंस बना हुआ है बहुत सारे, लेकिन प्रोवाइड नहीं हो पाई चीजें सही से। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं आज आप लोग को सब करा दूंगा। नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला। देखिए दोस्तों अति लघु का भी आपको मिला है, उसको देख लीजिएगा अच्छे से आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न देखिए एक से बढ़कर एक प्रश्नों की श्रृंखला में आप लोग के समक्ष है प्रस्तुत। देखिए पहला प्रश्न क्या है डिस्टेंस, वर्ल्ड बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए वर्ल्ड बैंक की बात हो रहा है डिस्टेंस। देखिए विश्व बैंक जिसे हम लोग कहते हैं, विश्व बैंक देखिए करता क्या है काम डिस्टेंस की, ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। क्या है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। मतलब देखा जाए तो धन संपत्ति के मामले में जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो सभी के सपोर्ट के लिए तैयार होता है उसी को हम लोग कहते हैं विश्व बैंक, ठीक है। उसमें किसी पार्टिकुलरली किसी एक व्यक्ति या किसी एक देश का उस पर अधिकार नहीं, बल्कि सभी लोग उसमें क्या होते हैं, जो भी उसमें संगठन में शामिल हैं सभी लोग समान रूप से है, ठीक है। गरीबी देखिए कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जो बनाई गई परियोजनाएं होती हैं उसको आगे बढ़ाने का उद्देश्य जो होता है वो होता है विश्व बैंक का। और विश्व बैंक क्या करता है, निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को जो है ऋण प्रदान करता है और उन्हें अनुदान प्रदान करता है ताकि वो जो है डेवलप हो सके और विस्तृत रूप से जो है अपने राज्य का, अपने देश का, अपने प्रांत का जो है विकास कर सके, ठीक है। जो भी बड़ी परियोजनाएं होती हैं उसमें वर्ल्ड बैंक जो है बहुत इन्वॉल्व होता है और बहुत सपोर्ट करता है। 1944 में देखिए इसको स्थापित किया गया था और विश्व बैंक का जो मुख्यालय बनाया गया है वाशिंगटन में बनाया गया है, डीसी में, ठीक है ना। यूएसए बनाया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया गया है, ठीक है ना। कहां बनाया गया है, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, ठीक है ना। और यह दो मुख्य संस्थानों से बना है, किससे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के द्वारा, जिसे हम लोग IBRD कहते हैं, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और साथ ही साथ जो है IDA के द्वारा बना हुआ है, कौन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। तो ये दो लोग जो हैं मुख्य संस्थान हैं जो वर्ल्ड बैंक को क्रियान्वित करने के लिए या वर्ल्ड बैंक को सही से काम करे उसके लिए मुख्य रूप से ये जिम्मेदार हैं। देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम लोग और समझने का प्रयास करें। देखिए RDI क्या करता है, जो निम्न स्तर वाले जो देश है, राष्ट्र है, उनका साथ देना और जो उनके यहाँ की जो संस्थागत बुनियादी ढांचाएं हैं, जैसे विकास की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई, स्वास्थ्य देखभाल की बात हो गई, पर्यावरणीय स्थिरता सहित जो है कई विकासशील जो चुनौतियां हैं उसको सही दिशा में देने के लिए जो है विश्व बैंक क्या करता है, अपना सहयोग जरूर करता है, ठीक है। विश्व बैंक जो होता है दुनिया भर में देखिए अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जो है लक्ष्य से काम करता है और अपने जो सहयोग को वो सब प्रोवाइड जरूर कराता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोगों का, इसे देख लीजिएगा पूरा अच्छे से और तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मार के इसका आपका अति लघु के हिसाब से है, अति लघु के हिसाब से थोड़ा देखिए श्रीलंका की तमिल समस्या का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। देखिए श्रीलंका में जो है देखिए तमिल और सिंधी लोगों का ये अलग उन लोगों के यहाँ लफड़ा है और तमिल और सिंधियों का आपस में जो अलग मसला फंसा हुआ है श्रीलंका में, तमिल और सिंधियों का, ठीक है। तो ये जटिल और दीर्घकालिक मुद्दा है, ठीक है। बहुसंख्यक में देखिए यहाँ पर क्या है, सिंगली आबादी है और अल्पसंख्यक है जो तमिल आबादी है। और तमिल आबादी जो गई जब श्रीलंका में वो काम के उद्देश्य से गए, फिर वहीं पर वो लोग क्या हुए, बस गए। तो फिर यहाँ पर देखिए मूल जो सिंगली हैं वो श्रीलंका के वासी हैं, ठीक है। और ऐतिहासिक, राजनीतिक और जाति तनाव भी उत्पन्न हुआ। भाई जाहिर सी बात है, राजनीति तो तुरंत इंटरफेयर करेगा इस मामलों में, ठीक है ना। और औपनिवेशिक काल से लगाया जाता है इसके बारे में, ये जो तमिल समस्या है। और जब अंग्रेजों ने द्वीप पर शासन किया और तमिलों के पक्ष में नीतियां लागू की थी, ठीक है। देखिए तमिल और सिंगलियों को भी लड़ाने में जो है महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो अंग्रेजों का ही काम है, जिससे सिंगली लोगों में क्या थी, नाराजगी दिखी थी। 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद देखिए 1948 में जब क्या हुआ, श्रीलंका जब आजाद हुआ तो सिंगली प्रभुत्व वाली सरकार ने तमिलों के खिलाफ जो है भेदभावपूर्ण नीतियां लागू कर दी,
ठीक है, जिसका जाति तनाव बढ़ा, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर विवाद हुआ। और तमिल जो थे वो मुख्य रूप से क्या थे, हिंदू थे, और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक अलग पहचान थी। शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में भी जो है वो उनके साथ जो भेदभाव किया गया, जिससे उन लोगों में रोष उत्पन्न हुआ। ठीक है, और 1980 के दशक में जो एडिशन से देखा जाए तो एक गृह युद्ध का ये रूप ले लिया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे समूह देखिए लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ना LTTE ने सरकार के खिलाफ जो है हिंसक विद्रोह शुरू कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य मतलब ये हुआ था, उस समय तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। और 2009 में क्या हुआ, लिट्टे की हार के साथ जो है युद्ध जो है आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था, लेकिन अंतर्निहित शिकायतें और तनाव जो हैं अभी भी अनसुलझे हुए हैं। तो इस तरीके से सिंगली और तमिल समुदाय के मध्य में जो है ये विवाद हुआ। तो ये तमिल समस्या था डिवीजन। ठीक है ना, महत्वपूर्ण रूप से रहेगा प्रश्न ये आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए, आसियान समुदाय के स्तंभों और उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। आसियान समुदाय के स्तंभों और उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है आसियान जो बनाया गया है वो क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। क्या है, क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसमें क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश शामिल है। दक्षिण पूर्व एशिया कितने देश शामिल है इसमें, 10 देश शामिल है। ठीक है ना, ताकि आसियान को जो है सही से क्रियान्वित किया जा सके। और 3 जो स्तंभ बनाए गए हैं, पहला स्तंभ कौन है इसमें, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय। ठीक है, पहला। और दूसरा देखिए क्या है, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो ये मुख्य रूप से जो स्तंभ है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है, यानी किस उद्देश्य से, क्षेत्र में शांति बनी रहे, स्थिरता बनी रहे और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके, और सभी राष्ट्र जो हैं एक दूसरे के लोकतंत्र की बात करें और एक दूसरे के सुशासन शासन को जो है वो ध्यान दें, मानवतावादी दृष्टिकोण से वो अपने कार्यों को क्रियान्वित करें। ठीक है, इस उद्देश्य से ये काम किया गया। ठीक है ना, आसियान को बनाया गया ताकि शांतिपूर्ण सौहार्द बना रहे और सुरक्षित वातावरण का माहौल बना रहे। ठीक है, कंट्रियों के मध्य में। चलिए डिस्कस बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर ये देखिए डिस्कस है, यहाँ पर उसी का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया है आप लोगों के समक्ष। चलिए, अभी कंटेंट बहुत सारे हैं डिस्कस, इसको देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट मार के आप सभी लोग। चलिए, मैंने बताया पहले कि आप लोग को आज पूरी रात्रि जो है परिश्रम करना पड़ेगा। देश के नियोजित विकास के लिए जो है सरकार ने कौन सी प्रारंभिक कदम उठाया है। देखिए, देश के नियोजित विकास के लिए, देखिए नियोजित विकास के शुरुआती चरणों में अगर हम लोग बात करें तो सरकार ने देश की प्रगति और विकास की नींव रखने के लिए जो कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। देखिए, ये प्रारंभिक कदम जो थे भविष्य की विकास रणनीतियों पर ध्यान देती हैं और नीतियों की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण थे। सरकार द्वारा उठाए गए पहले कदमों में से एक जो था, व्यापक विकास योजना की स्थापना थी। क्या था, योजना आयोग को जो लाया गया था, सबसे प्रथम लक्ष्य वही था। अब देखिए, जो नीति आयोग उसकी जहां पर काम करता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसने देश के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। बताया गया कि भैया देश में ये समस्याएं हैं और इनको प्राप्त करने के लिए, इनको दूर करने के लिए कौन कौन से बुनियादी कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो सतत आर्थिक विकास की बात हुई, सामाजिक विकास की बात की गई और पर्यावरण स्थिरता भी बनी रहे। ठीक है ना, ये नहीं कि भैया आप अगर फैक्ट्री वगैरह लगा रहे हैं तो पर्यावरण को मारिए, तहस नहस कर दीजिए, ऐसा नहीं है। इसी को कहते हैं हम लोग सतत विकास। ठीक है ना, आप वर्तमान का विकास कीजिए लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, चलिए इन सभी चीजों का देखने से पृष्ठ का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रोड मैप का तैयार किया गया, जो समर्पित संस्थाएं बनाए गए, एजेंसियां बनाई गई और इनकी निगरानी के लिए महत्वपूर्ण रूप से गतिविधियां बनाई गई। ठीक है, सड़कों, पुलों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों की बात हो गई, ये व्यापार हो गया, परिवहन और संचार हो गया, इनको सुविधाजनक बनाने के लिए पूरा जो है विस्तृत कार्य इस पर किया गया। ठीक है, ये था महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों का, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था। देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में बात किया जाए तो ये राजनीतिक विचारधारा थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था, एक राजनीतिक विचारधारा थी। ठीक है डिस्टेंस, जिसने बड़े पैमाने पर जो था 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों के संदर्भ में उभरी थी। ठीक है, और डिस्टेंस ये राजनीतिक विचारधारा ऐसी निकली कि बड़े पैमाने पर जो है ये सभी को प्रभावित की। इसके मुख्य रूप से देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग के जो महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे थे, ये मुख्य रूप से जिम्मेदार के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम जो थे वो अलग अलग धार्मिक धर्म से रिलेटेड थे, उनकी संस्कृतियां थोड़ी अलग थी, सामाजिक पहचान उनका अलग था, तो दो अलग अलग थे। ठीक है ना, और एकीकृत देश के भीतर सामंजस्यपूर्ण रूप से क्या रखते थे,
रह रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ ऐसे अंग्रेजों ने अपने चाल चले जिसके माध्यम से क्या हुआ, ये सामंजस्य बिगड़ गया, ठीक है ना। एकीकृत देश के भीतर जो सामंजस्य था वो आपसी विवाद में बदल गया, यानी सह अस्तित्व में नहीं रह सका, ठीक है। सिद्धांत के तर्क में दिया गया कि मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग अलग इतिहास, परंपराएं और मान्यताएं जो उन्हें एक राष्ट्र के रूप में मौलिक रूप से असंगत बनाती हैं, ठीक है ना। और द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थकों का मानना था कि जो मुसलमान को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक अलग मातृभूमि की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें हिंदू बहुसंख्यक स्वतंत्र भारत में जो है होशिये पर रखे जाने का डर था। इस विचारधारा ने क्या किया, 1947 में भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे दो अलग राष्ट्रों का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान। विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ की व्यापक हिंसा हुई और बड़े पैमाने पर विस्थापन देखा गया। गदर वाली मूवी देखेंगे तो उसमें बकायदे दिखाया गया है। और सांप्रदायिक तनाव हुआ, आज भी इस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। द्विराष्ट्र सिद्धांत देखिए बहस और विवाद का विषय रहा है हमेशा से ही। आलोचकों का तर्क है कि यह एक विभाजनकारी और बहिष्करणकारी विचारधारा थी, ठीक है ना, जो बड़े पैमाने पर जो है संप्रदाय को इसने जन्म दिया, ठीक है दोस्तों। और ये है संक्षेप। अगर देखा जाए तो देखिए दो राष्ट्र सिद्धांत जो है भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ, ठीक है। और दक्षिण एशिया के इतिहास और पहचान पर जो है एक स्थायी प्रभाव इसने अपना छोड़ा हुआ है। स्वतंत्रता के समय देखा जाए दोस्तों तो विकास के प्रश्न पर प्रमुख मतभेद क्या थे, क्या ये मतभेद सुलझ गए। देखिए स्वतंत्रता के समय अगर देखा जाए तो 9 स्वतंत्र देशों में विभिन्न गुटों के बीच जो था विकास के प्रश्न पर महत्वपूर्ण मतभेद था। एक बड़ा अंतर यह था कि लोगों के बीच था कि जो तेजी से औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण की वकालत कर रहे थे। देखिए औद्योगिकरण का समय तो था ही उस समय, क्योंकि इंग्लैंड में तो हो चुका था उसका स्टार्ट। औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण की वकालत करते थे, जो अक्सर विकास के पश्चिमी मॉडल से प्रभावित थे वो लोग, ठीक है, जो विकास के पारंपरिक और कृषि आधारित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते थे। देखिए दो अलग अलग बातें हो गई, पश्चिमी मॉडल को अपनाना और अपने देश के पारंपरिक और कृषि आधारित दृष्टिकोण को ध्यान देना, ठीक है। कुछ लोग तीव्र औद्योगिकरण को समर्थन दे रहे थे, कुछ यहाँ की पारंपरिक जो व्यवस्थाएं थी, कार्य थे, उनको समर्थन दे रहे थे। इसी में विवाद क्या हुआ, बढ़ता गया लोगों के बीच में, ठीक है ना। तो ये था कि ये भी प्रश्न आप लोगों का क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए आप लोग। चलिए हम लोग इस पेपर का डिस्कशन जो है अगले अपने लेक्चर में प्रोवाइड कराते हैं आप लोग। तब तक ये जो सेशन है आप लोग को जो है इतना सेशन का जो कंटेंट है आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाए, तब तक आप भी स्टडी अपना करते रहिए। और याद रखिएगा आज आपको सोना नहीं है, जबरदस्त तरीके से स्टडी करनी है डीजे सर चैनल के साथ जाकर, ठीक है। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का जो लिंक है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है।